Hello student, good morning to all of you. Today's topic improvement of food resources class 9 चैप्टर फर्स्ट है। तो ये क्लास 9 की आज पहली क्लास है। चैप्टर है फूड रिसोर्सेज है। इसमें एनसीईआरटी और प्रेफरेंस दोनों बुक का आपका मिक्सचर है कि दोनों बुक को आपको ये नहीं कि आपका एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट चीज़ है जो प्रेफरेंस है दोनों को मिला के आपको हम यहाँ पे पढ़ाएंगे ताकि आपको बुकों से ज़्यादा नहीं आप यही पढ़ने क्लास कर लेंगे आपके लिए इनफ है, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फूड रिसोर्स यानी कि आप समझ सकते हैं कि डे बाय डे फूड की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ हमारी कंट्री में क्या होता है, डे बाय डे फूड की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीजिंग हो रहा है, पॉपुलेशन भी इंक्रीजिंग हो रहा है, डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो फूड की रिसोर्स और हम लोग जो फूड का प्रोडक्शन है वो एक लिमिट में ही हो रहा है, लिमिट से ज़्यादा नहीं हो पा रहा, उसकी आगे लिमिट भी नहीं बढ़ रही है। तो उसमें इसमें कुछ रिवोल्यूशन होते हैं जिसे मीन्स हम हिंदी में कह सकते हैं, वी कैन से मीन क्रांति, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन एंड सिल्वर रिवोल्यूशन। इनका किस इंक्रीजिंग से इनका रिलेशन होता है, कौन कौन सी, तो ये सब थोड़ा से 3-4 पॉइंट है, 3 to 4 पॉइंट है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन ग्रीन रिवोल्यूशन का रिलेशन है किससे, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, यानी फूड ग्रेन के इंक्रीजिंग से है इसका रिलेशन ग्रीन रिवोल्यूशन। यदि आपसे किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं, ये इतना डीप में नहीं, सिर्फ आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन का रिलेशन किससे, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ फूड, या फिर आपको ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछ सकते हैं। सेकेंड है व्हाइट रिवोल्यूशन। तो व्हाइट रिवोल्यूशन का क्या है, क्या इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के प्रोडक्शन से है। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से, काउ, बुफेलो, कैमल, गोट। मोस्टली हम लोग किसका यूज करते हैं, मिल्क का, काउ एंड बुफेलो का। एंड एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, हमारे इंडिया में फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन किसे कहा गया, तो वर्गीस कुरियन को। तो फादर ऑफ, यहीं पे लिख लीजिए, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया कौन है, वर्गीस कुरियन। देखो आपकी ये पहली क्लास है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा, सिर्फ आपको क्लास करने के लिए बुक से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप यहीं से अच्छे से एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ऑब्टेन कर लें। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। चैनल का नाम है प्रियंका बायोलॉजी, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छी क्लासें प्रोवाइड कर सकें। थर्ड है, क्या है, सिल्वर रिवोल्यूशन क्या है, इंक्रीजिंग ऑफ एग प्रोडक्शन। क्या करता है, इंक्रीजिंग ऑफ एग प्रोडक्शन के इंक्रीजिंग से रिलेशन है। एंड लास्ट बचा हुआ है आपका ब्लू रिवोल्यूशन से नीचे देखिए, तो इसका क्या है, इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्शन फिश, यानी इंक्रीजिंग ऑफ फिश प्रोडक्शन। इंक्रीजिंग किसको बढ़ाने से, इंक्रीजिंग ऑफ फिश प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग ऑफ फिश प्रोडक्शन। रिपीट, तो ग्रीन रिवोल्यूशन, इंक्रीजिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन, यानी कि फूड प्रोडक्शन का रिलेशन किससे है, ग्रीन रिवोल्यूशन
रिवोल्यूशन से, इधर उधर से दोनों तरफ से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क का वाइट। देखो आप ऐसे थोड़ा सा इजली थोड़ा सा ट्रिक बता देना, मिल्क कैसा होता है कलर में, व्हाइट होता है। तो व्हाइट मतलब मीन्स मिल्क व्हाइट होता है, जिससे व्हाइट रिवोल्यूशन से। देखो अच्छा से भूलेंगे नहीं आप आई थिंक आप भूलेंगे नहीं ना। व्हाइट कैसा, मिल्क व्हाइट होता है, तो इसका किससे रिलेशन है, व्हाइट रिवोल्यूशन से। एंड फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कौन है, वर्गीस कुरियन है। सिल्वर रिवोल्यूशन का, सिल्वर का एग से। देखो सिल्वर का कलर कैसा होता है, व्हाइट। आप सोचिए सिल्वर मीन्स चांदी होती है, चांदी का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। और एग का, अंडे का कलर कैसा होता है, बाहरी जो उसकी लेयर होती है, आउटर लेयर होती है एग का, वो व्हाइट कलर का होता है। तो इससे क्या होगा, सिल्वर, सिल्वर रिवोल्यूशन, यानी कि सिल्वर व्हाइट होता है, एग का जो आउटर लेयर होता है वो भी व्हाइट होता है। तो एग का रिलेशन किससे, सिल्वर रिवोल्यूशन से। आप यहाँ से कनेक्ट करके जोड़ेंगे। ब्लू रिवोल्यूशन यानी कि ब्लू रिवोल्यूशन किससे, इंक्रीजिंग ऑफ फिश प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन से रिलेशन किसका है, ब्लू रिवोल्यूशन का। तो इतना आप देख लीजिए, आगे अगर देखने दिख रहा है, हाँ आपको प्रॉपर दिख रहा है आगे। तो हाँ ये इतना हो गया। इसके आगे हम पढ़ेंगे कुछ एग्रीकल्चर की मेथड होते हैं, जिससे कि हमें देखो आज के टाइम पे एग्रीकल्चर ऐसे कर रहे हैं जिसमें बहुत महंगे महंगे हम केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जिससे जो हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता चला जा रहा है रेगुलरली। तो हमको ऐसी एग्रीकल्चरल मेथड का जो यूज करना चाहिए, जिससे अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बना के रखना चाहिए। क्योंकि आगे हम लोग का, जब हम लोग नहीं रहेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन, वो भी भाई खाना तो, फूड की डिमांड तो सबको रहेगी। तो अब अपना और फ्यूचर यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बना के, तो कुछ दो टेक्निक है। एक सस्टेनेबल हो गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो दोनों साथ में समझाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है सस्टेनेबल, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, पूछ लिया जाए, तो आप अच्छे से कर लें। और क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक। देखो हमारी ये बात है कि आप जिसको आगे 11th 12th में बायोलॉजी लेनी है, वो लोग बायोलॉजी को बहुत अच्छे से, और जिसको प्रिपरेशन करना हो नीट की, तो वो सब अपना बायोलॉजी, यदि किसी भी मेडिकल एग्जाम में जाना हो तो बायोलॉजी अभी 9th क्लास से, आपका 9th क्लास आ गया, 9th क्लास से आपको अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि होता यही है सब, बस ये रहता है कि वहाँ पे जाके और डीप में हो जाता है, तो आपको क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लगता है कि हम ये सब कुछ पढ़े नहीं। तो अभी से आप, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो थोड़ा थोड़ा आप अभी से अच्छे से पढ़ेंगे, मिला के पढ़ेंगे अच्छे से, या समझ देखो आपको रटना नहीं है, रोट लर्निंग नहीं करनी है आपको। रोट लर्निंग यानी रट कर नहीं पढ़ना है आपको, अंडरस्टैंडिंग करनी यानी कि समझ कर पढ़ना है, समझना है, ताकि आपको मतलब आप रोट लर्निंग करेंगे, रट कर सीखेंगे तो भूल जाएंगे, समझ के पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस स्टडी करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, और आगे आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। अगर रोट लर्निंग का आप सहारा ले रहे हैं तो आपकी क्या होगी, आपकी जो माइंड की इंक्रीजिंग कैपेसिटी, यानी कि जो आपका माइंड बढ़ने का यानी कि जो कैपेसिटी होती है वो कम होती जाएगी। रोट लर्निंग में कम, आप जितना समझेंगे, जितना प्रेशर, जितना आप अपने माइंड में सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे, उतना आपका माइंड बढ़ता जाएगा। देखो दिमाग सबके पास बराबर होता है, ये नहीं कि कोई किसी के पास कम या फिर किसी के पास ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास बराबर। कौन कितना प्रैक्टिस करता है, जैसे दो लोग, कौन कितना प्रैक्टिस करता है, एक रट कर रोट लर्निंग कर रहा, एक समझ कर कर रहा। तो आप रोट लर्निंग में याद करने में टाइम भी लगता है, आपको समझ भी नहीं आता है। मान लीजिए आपको किसी को समझाना है तो आप समझा नहीं पाएंगे, जितना आप रट कर सीखे वही बता पाएंगे। यानी कि कह सकते हैं कि एक किताबी कीड़ा, यानी कि बुक रट कर आप जो समझ के पढ़ेंगे तो आपको दूसरे को डिलीवर भी अच्छे से कर देंगे, समझाएंगे भी, और आपको चीज़ें आसानी से ईजिली आपको समझते हुए आएंगी, और आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बस करते थोड़ा सा टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, लेकिन आप एक बार समझ गए, दोबारा जब आपको
भूलेंगे, देखेंगे तो तुरंत आपको याद आ जाएगा। तो इसलिए रोट लर्निंग नहीं करनी चाहिए, उनको समझ कर पढ़ना चाहिए। तो जिसको आगे 11th-12th में बायोलॉजी पढ़नी है, 9th क्लास आ गया है, अभी से आप अपने एक एक टॉपिक को, एक एक जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़िए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसका एक आफ्टर 10 डेज एवरी चैप्टर का रिवीजन करिए, ताकि भूले ना, चीज़ें रिवाइज होती रहें और आप भूलेंगे नहीं। तो आगे आप, और जिसको नहीं पढ़ना उसके लिए तो कोई वही नहीं है, जिसको आगे जेई करना तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे ध्यान दे, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बायोलॉजी पे अच्छे से अभी से आगे यही सब चीज़ें आपको पढ़नी, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं तो फिर इकट्ठे बहुत ज़्यादा पढ़ता तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया और ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या हो गया, यहाँ पे आपको समझना है प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बना के देखते हैं कि आप फार्मर क्या करते हैं प्रोडक्शन के लिए, अपने फील्ड में, खेत में बहुत सारे महंगे महंगे केमिकल्स डाल देते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जिससे जो पोषक होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो सॉइल में होते हैं, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब वो देखिए जैसे ये फील्ड है आपका, यहाँ पे आपकी मिट्टी में भी सोडियम, पोटेशियम, पोटाश होता है, तो आप जब इसमें बहुत महंगे केमिकल यूज करेंगे तो वो सब क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आपके जो सॉइल है वो एक तरीके से बेकार। सॉइल में अर्थवर्म प्रेजेंट होते हैं। अर्थवर्म क्या कहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, किसान का मित्र कहते हैं। किसान का मित्र क्यों कहते हैं, वाई, क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बिकॉज अर्थवर्म क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं, यानी जो यहाँ पे सॉइल है आपके फील्ड में, इसको क्या करते हैं, लूज करता है, लूज यानी कि ढीला करता है, और इसको कंपोस्ट यानी कि जो मैन्योर है, खाद प्रोवाइड करता है, जिससे जब सॉइल लूज होती है तो इसको वाटर इजीली प्रोवाइड होता है, सनलाइट इजीली मिलती है सॉइल को, और मिनरल्स मिलते हैं, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन है अच्छे से होता है। और जब आप यहाँ पे जो आपकी नेचुरल मैन्योर है, नेचुरल खाद्य है, उनका यूज ना करके आप क्या करेंगे, बहुत महंगे महंगे केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो पोषक हैं, जो भी सॉइल में है, मिनरल्स हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। अर्थवर्म उसमें नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। धीरे धीरे प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होता जाएगा, प्रोडक्शन आपका कम होता जाएगा, और मिट्टी भी, और क्या होगा, सबसे मेन बात यह है कि आपके इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करेगा, इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करेगा, यानी इफेक्ट करेगा, हार्मफुल करेगा, इफेक्ट डालेगा। और क्या करेगा, यहाँ पे इन्वायरमेंट को तो इफेक्ट करेगा, ह्यूमंस में डिजीजें क्रिएट होंगी, नए डिजीजें क्रिएट होंगी, क्योंकि आप बहुत महंगे। तो हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मीन्स हिंदी में होता है टिकाऊ खेती या फिर स्थायी खेती। इसे हम दोनों तरह से, इसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल दोनों तरीके से, कई तरीके से, देयर आर मेनी मेथड होते हैं जो क्रॉप के लिए, फॉर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो हम यहाँ पे कैसे इसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को कैसे अच्छे कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जैविक खेती, पूरी तरह से प्योर, उसमें कोई केमिकल नहीं। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई केमिकल नहीं। एक था भी क्वेश्चन कि हमारे इंडिया में 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने वाला कौन सा स्टेट है, तो वो सिक्किम था। हालांकि आप में पूछा नहीं जाएगा, आपके नॉलेज के लिए ये बता रहे हैं। तो आप 100% ऑर्गेनिक कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको प्रोडक्शन जो है होगा, लेकिन बहुत नहीं कि मतलब अच्छा प्रोडक्शन होगा। और ये क्या होगा, यहाँ पे इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं, ये इन्वायरमेंट के लिए मतलब बेनिफिशियल होगा, ह्यूमंस के लिए अच्छा होगा, उसके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। आप बहुत केमिकल खाएंगे, बॉडी में केमिकल जाएगा तो वो तरह तरह की डिजीज। तो आप जब नेचुरल इसमें मैन्योर खाद पड़ेगा, नेचुरल खाद जैसे गाय का गोबर, जो एनिमल्स का वेस्ट होता है, एनिमल्स एंड प्लांट का वेस्ट जो होता है, वो आपके फील्ड में पड़ेगा, तो वो उससे अच्छा उसमें। और आपको अर्थवर्म की जो नंबर है वो भी बढ़ानी है, ताकि मिट्टी को ढीला कर सके। इस और अर्थवर्म को क्या कहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहते हैं। इसे किसान का मित्र कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किसको, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहते हैं अर्थवर्म को। क्यों कहते हैं, बता चुके हैं ये आपको।
क्यों कहते हैं बता चुके हैं। तो इसके पहले की क्लास में आप 8, 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं, वहां पे नहीं पढ़े तो फिलहाल अब आप अच्छे से पढ़िए। अब आप एकदम कंसंट्रेट होके पढ़िए ताकि कि आपको अच्छे से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे क्लास में ही समझ में आ जाए। तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अच्छे से कर सकते हैं, ताकि अच्छा जब आप यहाँ पे ऑर्गेनिक ही यूज करेंगे, एनिमल और का वेस्ट है, प्लांट का वेस्ट आप अपने फील्ड में डालेंगे तो उसमें मिनरल्स होंगे, वो कोई भी हार्मफुल नहीं करेगा आपके फील्ड, पानी अच्छे से मिलेगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो ये हो गया सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम कैसे कर सकते हैं, इन्हीं तरीकों से ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ये दोनों एक साथ आपको अच्छे से समझना, या फिर आपसे कोई पूछ ले या फिर आपको ही किसी को समझाना हो तो आप अच्छे से समझा सकते हैं कि कैसे करना, अपना प्रेजेंट फ्यूचर दोनों और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमको करना है। तो ये दोनों हो गया। इसके आगे हम पढ़ेंगे क्रॉप, यानी कि टाइप्स ऑफ क्रॉप या क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। क्रॉप के क्या कौन कौन सीजनल, देखो क्रॉप होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स क्रॉप, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जैद क्रॉप। यानी कि खरीफ की कौन कौन सी क्रॉप है, विच टाइप ऑफ खरीफ क्रॉप, विच टाइप ऑफ रबी क्रॉप एंड विच टाइप ऑफ जैद क्रॉप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कौन से क्रॉप है, क्रॉप हेडिंग। तो क्रॉप पे कौन सा है, खरीफ क्रॉप, मार्कर नहीं चल रहा, रेड का सहारा लेना पड़ेगा। तो खरीफ यानी कि मीन्स खरीफ क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप की सोइंग कब होती है, मीन्स बुआई कब होती है और कटाई कब होती है। देखो सोइंग मीन्स बुआई होती है, आपको मीन्स बताते चल रहे हैं कि आप समझ लें अच्छे से और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई होती है। तो बस एक ही बार हिंदी बताएंगे, बार बार नहीं। तो इसकी सोइंग कब होती है, सोइंग होती है जून में। कब होती है, जून में। एंड हार्वेस्टेड कब होता है, अक्टूबर में। और कौन कौन सी क्रॉप होती हैं, देखो कौन सी क्रॉप होती हैं आपकी इधर, पैडी यानी कि धान को हम लोग रेनी सीजन में बोते हैं ना, क्यों उसकी सोइंग होती है रेनी सीजन में, बिकॉज इसको वाटर की नीड ज्यादा होती है, सो इट इज सोइंग रेनी सीजन। पैडी हो गया, मेज हो गया, कॉटन हो गया और ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम, यानी कि हरी दाल और ब्लैक यानी काली दाल, इनका सोइंग कब होती है, खरीफ क्रॉप है। कैसी है, दिस टाइप ऑफ देयर इज अ खरीफ टाइप्स ऑफ क्रॉप होती हैं। पैडी हो गया, मैज हो गया, कॉटन हो गया, ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, बच्चा यहीं से आपका आएगा। सोयाबीन हो गया है, एक मिनट, सोयाबीन दाने वाली, और शुगर केन, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, शुगर केन और पिजन यानी पिजन पी अरहर की दाल। देखो आपको हिंदी मतलब भी बता दिए कि आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। शुगर केन पता करना, तो पिजन पी अरहर की दाल, अरहर की दाल हो गया, हरी दाल और ब्लैक दाल होगा, सबका पता। ये सारे सोर्स भी होते हैं प्रोटीन के, आप यहाँ लिख सकते हैं या फिर हम अलग से लिख सकते हैं, तो आप यहीं लिख लीजिए, अलग से क्या, अलग से तो पढ़ने में थोड़ा कम। ये देखो जितनी नहीं, पैडी तो कार्बोहाइड्रेट का हो गया, अलग नहीं, अलग से ही बताना पड़ेगा। तो ये खरीफ क्रॉप हो गया। नेक्स्ट है रबी क्रॉप। कौन सी, रबी क्रॉप। तो रेड का थोड़ा प्रॉब्लम। तो रबी क्रॉप की सोइंग कब होती है, अक्टूबर में, एंड हार्वेस्टेड अप्रैल में हार्वेस्टेड होती है। इसी में आप क्या लिखेंगे, रबी क्रॉप। इसकी सोइंग कब होती है, अक्टूबर। आप ऐसे शॉर्टकट लिखिए, स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना। सोइंग अक्टूबर, हार्वेस्टेड कब होता है, अप्रैल में। और एग्जांपल हैं कौन कौन सी हैं, वीट हो गया, वीट, पी, ग्राम,
मस्टर्ड, लिनसीड यानी तिल, लिनसीड, और एक मिनट, बार्ली, और क्या हो गया, बार्ली, बचे ना आपका थोड़ा सा, बार्ली। ये कैसी, रबी क्रॉप। अब इसमें से कोई एक क्रॉप दे दिया जाएगा, या फिर पूछ लेंगे कि क्या विच टाइप ऑफ क्रॉप, और या फिर आपको पूछ लेंगे कि डिस्क्राइब करिए रबी क्रॉप को, रबी क्रॉप को डिस्क्राइब करिए। तो आप उसमें ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी जो सोइंग होती है अक्टूबर में होती है, हार्वेस्टेड होता है अप्रैल में, एंड हार्वेस्टेड अप्रैल में होता है, ये विंटर सीजन में होती है। और इनके जो एग्जाम्पल इससे ज्यादा आप में नहीं पूछा जाएगा। एक है लास्ट है जैद, जैद क्रॉप। देखो जैद क्रॉप जो है रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच की होती है, बिटवीन रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप के बीच की जो क्रॉप होती है उसे जैद क्रॉप बोलते हैं। इसकी सोइंग कब होती है, मार्च, एंड हार्वेस्टेड कब होता है, जून में, मार्च टू जून तक होता है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि जो हमें मई जून में चीजें मिलती, फ्रूट्स कुछ होते हैं, वाटरमेलन, मस्क मिलोन, खरबूजा, तरबूजा हो गया, पंपकिन, कद्दू, बिटर गॉड, करेला, बिटर गॉड यानी BITTERGOUR, गॉड, करेला। ये सब चीजें कैसी हैं, जैद है, जैद क्रॉप है। ये रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप के बीच में होती है, मार्च में सोइंग होती है, हार्वेस्टेड होता है जून में, कौन सी होती है। तो इतना एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम बनाएंगे सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इतना हो गया। जैद का देखो जून जुलाई तक भी होता है, आप यहाँ पे जुलाई लिख लिए, फिर जून जुलाई, मार्च टू जुलाई। तो आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से सीरियल्स का। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है आज, इससे थोड़ा डिस्टर्ब है। आपकी पढ़ के ही कहेंगे कि मैम की पहली क्लास है, पहली ही क्लास में आपकी तबीयत सही। तो आज से आपका सेक्शन शुरू ही करना था। तो चैनल का नाम क्या है, प्रियंका बहलोजी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। तो कौन कौन, देखो सीरियल्स क्या होते हैं, कुछ सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स मीन्स होता है अनाज। तो सीरियल्स, वो सीरियल्स नहीं, एक सीरियल आता है नाटक, एक सीरियल ऐसे होता नहीं, तो ये अनाज होता है। तो कौन कौन से, वीट यानी कि पोटैटो, मेज और माइलेट्स, राइस। तो ये सब का है, किसके सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये आप यहां से लिख लीजिए, दीज आर सोर्स ऑफ हाइड्रेट्स, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड एनर्जी। देखते हैं जब आपके अंदर, जैसे इस समय मुझे एनर्जी की जरूरत है, तो मुझे क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि राइस लेनी चाहिए, या फिर कोई मीठा फल लेना चाहिए। ये सब मीठे होते हैं। और जैसे यहाँ पे कोई डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसे ये चीज खाने से मना किया जाता है, क्योंकि ये मीठे होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए ये जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए सही नहीं है। तो कार्बो, अगर हमको एनर्जी की जरूरत है तो हमें क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी मिलती है किसको खाने से, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसमें, राइस में भी मिलता है, पोटैटो में भी मिलता है, मेज में यानी मक्का में मिलता है, व्हीट में भी मिलता है, ज्वार में भी मिलता है। तो हमें इसलिए बॉडी में हर चीज प्रॉपर लेना चाहिए। ये नहीं सिर्फ हमको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, सिर्फ हमको प्रोटीन लेना चाहिए, सिर्फ हमको विटामिन लेना चाहिए, फैट्स नहीं। आप बहुत ज्यादा फैट्स लेंगे
तो आप मोटे हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपके अंदर बीमारियां हो जाएंगी, डायबिटीज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेंगे नहीं, हर चीज़ एक लिमिट होनी चाहिए, तो ताकि बॉडी इसमें किसी चीज़ की मतलब नीड नहीं होती है, और किसी आपकी बॉडी में ना कोई रोग होता है, ना कोई डिजीज, कुछ भी नहीं होता। आप हमेशा हेल्दी, इसे कहते हैं हेल्दी, कि ये कहेंगे ना ये हेल्दी, हेल्दी का मतलब हर चीज़ बराबर, यानी एक ही चीज़ लेना, आपको प्रॉपर वे में सब कुछ लेना। और जितनी दालें होती हैं, ऑल पल्सेस आर सोर्स ऑफ प्रोटीन। ऑल पल्सेस, आप नोट पॉइंट करके लिख ले ऐसे, ऑल pulses are source of protein। जितनी भी आपकी दालें होती हैं प्रोटीन का बहुत सोर्स होती है। सोयाबीन भी प्रोटीन का बहुत सोर्स होता है। आपसे जैसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है, सोयाबीन। कौन सी सोयाबीन, ये न्यूट्रेला अगेन नहीं, जो सोयाबीन के दाने आते हैं मूंगफली के जैसे, जस्ट लाइक मूंगफली यानी ग्राउंड नट, तो वैसे होते हैं। तो वो भी क्या होता है, प्रोटीन का बहुत सोर्स होता है। जितनी दालें, पल्स और सोयाबीन, सोयाबीन हो गया, इतना कर लीजिए, थोड़ा सा पानी पी ले। तो सोयाबीन हुई, ये सब क्या है, प्रोटीन। जितनी भी दालें, अरहर की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, चने की, जितनी भी दालें सब प्रोटीन का सोर्स होती हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ विटामिन, है ना, सोर्स ऑफ विटामिन, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल हो गया, जैसे कि कैबेज, कैप्सिकम, एप्पल, सेब में भी विटामिन पाया जाता है। और बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स के, वो अलग का टॉपिक है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, सब में अलग अलग विटामिन पाया जाता है। कैप्सिकम हो गया, तो कैबेज हो गया, विटामिन हो गया, इसमें सब फ्रूट्स होते हैं। आंवले से कौन सा विटामिन पाया जाता है वो अलग का टॉपिक है। आपके यहाँ की जो फ्रूट हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स होंगे, वो आपके प्रोटीन्स और विटामिन दोनों का सोर्स होते हैं। यहाँ पे प्रोटीन और विटामिन दोनों मिलते हैं आपको, ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट से, और दोनों से प्रोटीन विटामिन दोनों और मिनरल्स भी मिलते हैं। फैट्स का क्या सोर्स है, ऑयली चीजों से। आपके जो भी मस्टर्ड ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, सीसम ऑयल हो गया, तो ये सब क्या है, फैट्स हैं, सोर्स ऑफ फैट्स, यानी कि सोर्स ऑफ फैट। देखो फैट से भी आपको एनर्जी मिलती है, फैट्स भी आपको क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्यों, देखो जैसे कि आप कभी प्रोवाइड एनर्जी फैट से, देखो जैसे कि आप देखते होंगे कभी कोई 1-2 दिन 3-4 दिन खाना नहीं खा रहा, तभी वो ये नहीं कि महीने तो चल फिर रहा है, तो आपके अंदर जो फैट स्टोर रहता है, फैट से क्या होता है, गल गल के वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए आप सर्वाइव कर पा रहे हैं और चल रहे हैं। थोड़ा सा वीकनेस फील होती है वो अलग की बात है। तो फैट क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये क्या होता है कि जो बॉडी में अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं, वीक हो गए हैं, तो आपके अंदर जो थोड़ी बहुत एनर्जी आ रही है, वो फैट जो है स्टोर है, वो गल के आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा। तो फैट के सोर्स क्या होते हैं, देखो कौन, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, जो भी ऑयली चीजें हैं, सीसम ऑयल, और जो मैदे का सामान होता है उसमें सब में बहुत फैट होता है ना, जो ऑयली चीजें कहते हैं ना। और जब आपके अंदर आपका मोटापा बढ़ जाता है तो कहते डॉक्टर मना करते हैं कि आप ऑयली चीज फैट मत खाइए। देखो जो लोग बहुत मोटे रहते हैं, ये बर्गर पिज्जा ये सब वो सब खा रहे हैं, तो बहुत मोटे हो जाते, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा फैट का बढ़ना भी बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहुत सारी, आपको डायबिटीज हो सकता है, आपका बीपी हाई हो सकता है, आपका हार्ट का भी पेशेंट हो सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिजीज है जो हो सकती है। इसलिए फैट भी बहुत ज्यादा नहीं, आपको बहुत मीडियम ही लेना चाहिए, बहुत ऑयली नहीं कि डेली आप तेल के पकौड़े और क्या तो क्या सब एक्स्ट्रा सब खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। तो आपको मतलब लिमिट में हर चीज लेना चाहिए। हो गया, और क्या बचा है एक, हाँ फोडर आपको बताना हो गया। फोडर क्या होता है, फोडर होता है जो एनिमल्स होते हैं हमारे, एनिमल्स का फूड होता है। आप कैसे ब्रेकअप में लिख लें, फूड ऑफ एनिमल्स, फूड ऑफ
एनिमल्स यानी कि जानवरों का चारा होता है। जैसे हम लोगों का फूड होता है दाल चावल रोटी सब्जी और मिल्क ये सब, तो वैसे जानवरों का हो गया फूड। एनिमल्स फूड होता है। फूड ऑफ एनिमल्स होते क्या क्या, जैसे बरसीन हो गया, बरसीन हो गया और ग्रास हो गई, बरसीन हो गया, ग्रास हो गई, और जो कुछ पत्ते होते हैं बहुत सारे होते हैं जो सिर्फ इनके लिए लग, तो क्या है मैं देख ही लेते हैं बरसीन। देखो बरसीन ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन जो जानवरों के लिए भूसे में या फिर उनको जो भी चारा उनके मिला के दिया जाता है। जैसे हम लोग दाल चावल रोटी के साथ सब्जी ले लेते हैं तो खाने का टेस्ट ही अलग हो जाता है। वैसे इसको जो भूसा होता है स्टफ होता है उसमें इसको अगर ग्रीन बरसीन ग्रीन पत्ते मिला दिया जाता तो उसके लिए वो सब्जी का एज एक्ट सब्जी का वेजिटेबल का वर्क करता है, तो उससे खाने में टेस्ट आता। तो उससे क्या करते हैं एनिमल्स अच्छे से खाते हैं और उनको मतलब पोषक भी मिलता है। अगर वो बहुत सारे जो मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी मिल्क की जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होती है। तो हम जैसे खाने के सब्जी अचार ले लिए कुछ भी तो उसका टेस्ट बदल जाता है, वैसे इनको भी बरसीन या फिर और ग्रास जो मिला के दिया जाता है तो इनके भी फॉडर यानी कि जो चारे का टेस्ट बदल जाता है खाने का। तो आज की क्लास यहीं तक है। आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी तबीयत भी सही नहीं है, तो आज की आपकी पहली क्लास है। पहली क्लास में ही देखो बीमार पड़ गए, नहीं ऐसा नहीं है, आपकी क्लास रेगुलर चलेगी अब। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो आने के अच्छे आपकी सारा सिलेबस कंप्लीट करें और आपको बुक से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। आप यहीं क्लास करिए और आपको समझ में आ जाए। तो फूडर क्या होता है, सोर्स क्या क्या चीज़ों को होता है आपको पता चल गया। आज से आप हर चीज़ एक लिमिट में ही लेना, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन ही लेना, बहुत ज़्यादा कार्बो, बहुत ज़्यादा फैट नहीं, हर चीज़ हमको लिमिट में चाहिए। सो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं तक। तो थैंक यू क्लास। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।